नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आखिर कब तक जाति के नाम पर और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी माइनॉरिटी की हत्याएं होती रहेंगी। आगरा में आज वाल्मीकि जयंती है, उनका प्रकटोत्सव है। वाल्मीकि समाज के युवक को थाने में इतना पीटा जाता है कि उसकी मौत हो जाती है और आरोप वही चोरी का। आखिर ये सब कब तक चलेगा? एक बड़ा पैनल है मेरे साथ जिससे इस पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं कि आप लोग की क्या राय है, कैसे इस तरह की घटनाएं रुक सकती है। और पुलिस हिरासत में मौत, कहीं धर्म के नाम पर हत्या, कहीं जाति के नाम पर हत्या, कहीं पुलिस हिरासत में मौत। क्या दलितों की जान इतनी सस्ती है? इसे रोक कैसे सकते हैं? एक बड़ा पैनल है, मशहूर लोग हैं मेरे साथ, उनसे परिचय भी करवाता हूं। लेकिन आप भी अपने कमेंट जरूर दे सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए। आपके कमेंट ऑप्शन को भी मैं खोल रहा हूं और अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। तो ये लीजिए, ये मैंने आपके कमेंट सेक्शन को खोल दिया है और मेरे साथ केपी चौधरी जी हैं। आप सब जानते हैं, लगातार SC ST OBC माइनॉरिटी के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। SC ST एसोसिएशन फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं। और आप सब जानते हैं मेरे साथ प्रियंका पासवान हैं, लगातार कास्ट एट्रोसिटी हो, दलितों का मामला हो, उस पर प्रखर तरीके से आवाज़ उठाती हैं। हर तरह की गैर बराबरी के खिलाफ रावत जी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, किसान आंदोलन में इनको आप जानते हैं। और सरकार की नीतियों की पिछले 7 सालों से लगातार उस पर नज़र बनाए हुए हैं। तो एक सवर्ण समाज से भी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट के भी लोग हैं, मैं खुद एंकरिंग कर रहा हूं। तो हमें बात करनी पड़ेगी। न्याय का कोई रास्ता दूसरा नहीं है। आपको अपने हक अधिकार की लड़ाई, टीवी अखबार आपके पास है नहीं, बचता है सोशल मीडिया, तो आपको एक दूसरे के साथ खड़ा होना पड़ेगा। केपी चौधरी साहब से शुरू करते हैं। चौधरी जी, आगरा में एक और मर्डर कैसे देखते हैं और अब क्या करने की ज़रूरत है? कैसे जान बचेगी? कहीं पुलिस में, तो कहीं जाति के नाम पर, तो कहीं धर्म के नाम पर जो रोज़ हत्याएं हो रही, उसको रोकने का क्या तरीका अपनाया जाए? देखिए, मैं तो इसमें हमेशा यही बात मानता रहा हूं और मानूंगा कि बाबा साहब अम्बेडकर ने जो भारत का संविधान बनाया, वो संविधान में सब लोगों को बराबरी का हक दिया और उसमें कोई छोटा और बड़ा उन्होंने नहीं रखा। उसके बावजूद भी जो जातिगत मानसिकता है, उस मानसिकता के चलते हुए हमारे समाज, यानी मैं अनुसूचित जाति समाज से आता हूँ, SC ST समाज का काफ़ी लंबे समय से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। और मैंने ये महसूस किया है, सरकार की नौकरी में रहने वाले लोगों को मैंने देखा, गाँव में देहात में रहने वाले लोगों को देखा कि हमारे समाज के लोगों के साथ अन्याय करने में, उनकी हत्या करने में, हमारे समाज की बेटियों के साथ रेप करके, उनकी हत्या करके, उनको पेड़ पे टांग करके, उसको सुसाइड केस में केस में डाल करके बंद करा देना। और हमारे हर स्तर पर, चाहे हमारा IAS अधिकारी है, IPS है, चाहे हमारा कलेक्टर है, चाहे हमारा कोई सरकार की नौकरी में, गांव में, चाहे खेती मजदूर है, हर आदमी के बारे में जो ये देश का जो मानसिक सेटअप बना हुआ है कि ये तो शेड्यूल कास्ट है, इनका कुछ भी कर दो, कुछ नहीं होने वाला। जब तक इस देश के सिस्टम को ये बात समझ में नहीं आएगी कि भारत का ये जो गरीब तबका है, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोग जिनको कहा जाता है, जिसका कल मर्डर किया गया है, वो उस समाज से आता है कि अगर वो समाज के लोग कल सफाई करनी इस देश में बंद कर दें तो 1 हफ्ते में पूरा देश में महामारी फैल जाएगी। ये करने की जरूरत है। अब इसी तरह का ये डेमोक्रेटिक तरीके से ही किया जाए कि उनके निश्चित रूप से मैं इस बात का पक्षधर हूं कि अगर इन चीजों पर लगाम नहीं लगी, राज्य सरकारों ने और केंद्र सरकार ने अपनी जिम्मेदारी को नहीं समझा, इस जातिगत आधार पर होने वाले भेदभाव पर कोई ठोस कदम और कार्रवाई नहीं की, तो मैं अपने समाज को यह अपील करूंगा कि अब बहुत हो गया, अब बहुत हो गया। चाहे हाथरस में हमारी बेटी है, रेप करके मार दी जाती है, अधिकारी उल्टे सीधे बयान देते हैं, झूठ बोलते हैं, फिर जांच होती है, जांच में पाया जाता है कि उस लड़की के साथ अत्याचार हुआ, उसकी हत्या की गई और जिस बेरहमी से उसकी हत्या करके उसको जलाया गया। भारत का ये इतिहास है, कलंकित इतिहास रहेगा। इसके लिए कभी भी मैं कहूँगा विश्व पटल पर जब भी कभी कोई चर्चा होगी, इस बेटी की चर्चा जरूर होगी। और इसके लिए भारत के जो शासन में जो लोग काम कर रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश सरकार में है, चाहे केंद्र सरकार में है, मेरा क्या इसके लिए उनको। लेकिन सर, क्या समझा जाए? जब कोई जातीय हिंसा करे तो पुलिस में जाए, यहाँ तो पुलिस ही पीट के मार दे रही है अपना दामन बचाने के लिए। मेरा कहना यह है साहब, इस देश के फैसले चाहे नीचे के स्तर पे हो चाहे ऊपर के स्तर पर, हर स्तर पर जो फैसला है वो जाति के आधार पर लिया जाता है। सांसद बने तो, विधायक बने तो, IAS कलेक्टर की पोस्टिंग हो तो, SSP की पोस्टिंग हो तो, मिनिस्टर बने तो, अरे पूरे देश में जाति के आधार पर फैसले लिए जाते हैं। ये दुर्भाग्य इस देश का। फैसले लिए जाने चाहिए भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधानों के तहत फैसले होने चाहिए। भारत राष्ट्र के व्यापक हितों को ध्यान में रख के फैसले होने चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है इस देश का कि इसके फैसले और चाहे जो कलेक्टर है
चाहे वो एसपी है, चाहे थाना अध्यक्ष है, जो भी आदमी पावर में है वो इस बात से बिल्कुल डरता नहीं, घबराता नहीं, इस बात का उसको भय नहीं कि ये इतनी बड़ी आबादी है। अरे साहब, एक देश की 1/4 आबादी अनुसूचित जाति जनजाति के नाम से जानी जाती है, जिसको सो कॉल्ड अनटचेबल का नाम दिया गया था लोगों के द्वारा। और आज बाबा साहब ने उस सब चीजों को खत्म करके सबको संविधान में बराबर के अधिकार दिए। उसके बाद भी जिनके हाथ में पावर है, उस पावर का वो जनहित में इस्तेमाल करने की बजाय उस वर्ग के हितों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इस देश के विकास कैसे रुकेगा, क्या रास्ता है? इसके लिए समाज को इकट्ठा होना। समाज को मैं अपील करूंगा कि अगर मैं अपना अनुभव बताता हूं, सरकार की नौकरी में रहा, मैंने अभी 14 अक्टूबर 2021 को सरकार की नौकरी से इस्तीफा दिया है और मैं अब बिल्कुल खुल करके समाज की सेवा, वैसे तो मैं सरकार की नौकरी में रहते हुए भी कर रहा था जितना संभव हुआ, लेकिन अब तो मैं उस सरकार की नौकरी से मुक्त हो गया हूं। मैंने ये देखा, अपने कर्मचारी भाइयों को मैं समझाता था कि 10 आदमी 5 आदमी दफ्तर में बैठकर शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के, शेड्यूल ट्राइब के आदमी अगर एक बार चाय भी पी लेते थे तो जनरल कैटेगरी के लोगों के मन में भाव पैदा होता था कि यार क्या बात हुई, खट्टे चाय कैसे पी रहे हैं आप लोग, क्या बात हुई, उनको परेशानी होती थी। इसका मतलब आपकी एकता में ही आपका मैं कहता हूं कि आपका विकास और आपका भविष्य जो है छिपा हुआ है। सब एकजुट हो जाओ, सब कास्ट की बीमारी से ऊपर आ जाओ। ना कोई वाल्मीकि है, ना कोई चमार है, ना कोई जाटव है, ना कोई बैरवा है, ना कोई खटीक है। आप शेड्यूल्ड कास्ट हैं, बाबा साहब का दिया नाम आपको मिला है और आप सब शेड्यूल्ड कास्ट भाई, शेड्यूल्ड ट्राइब भाई, सब कास्टों को छोड़ करके, आपस के भेदभाव छोड़ करके जिस दिन इकट्ठे हो जाओगे, ना तो आपकी बेटी यानी हमारी बेटी के साथ कोई रेप करने की सोचेगा, ना उसकी हत्या करने की सोचेगा, ना हमारा भाई जो कल मारा गया है, पुलिस का कोई अधिकारी, मारना तो बहुत दूर की बात है, उसे हाथ लगाने से डरेगा। प्रियंका पासवान है, रुकिएगा सर, एक एक करके सब लोग के पास आएंगे। रावत जी भी हैं। प्रियंका, क्या करने की जरूरत है? सर देखिए, सबसे पहले तो करने की जरूरत ये है कि हम लोग की कमजोरी है कि हम लोग सब लोग कास्ट के आधार पे सब लोग अलग अलग हैं। पासवान हैं, जाटव हैं, धोबी हैं, फिर अलग अलग कम्युनिटी के खटीक हैं, सर ने जैसे से बताया अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं। ये जो हम लोग को डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है, ये लोग बोलते हैं अंग्रेज़ों के टाइम से आई, लेकिन ये अंग्रेज़ों के टाइम से नहीं आई सर, ये ब्राह्मणवाद की देन है, ब्राह्मणवाद की देन है। और इसी में बोलता है कोई पासी ऊपर है, धोबी नीचे है, डोम नीचे है, वाल्मीकि ऊपर है, तो सफाई कर्मचारी, इसी में आपस में इतने गुथे हुए हैं कि मतलब हम लोग वो चीज़ वो ले ही नहीं पाते, अपना हक और अधिकार ले ही नहीं पाते और एक साथ खड़े ही नहीं हो पाते। तो ये है, हम लोग को यही जानना है कि हम लोग SC ST हैं, OBC हैं, और अब तो OBC के लोगों के भी दिमाग में बुद्धि में आ गई जब से अखिलेश यादव जी का उनका जो ऑफिस धुलाया गया गंगा जल से, तब से उनके भी दिमाग से निकल गया कि वो क्षत्रिय थे। तो अब उनको भी समझ में आ गया वो शूद्र थे। और हम लोग भी अनटचेबल जो लोग हैं, अगर हम लोग इकट्ठे हो जाए ना सर, तो किसी के माई के लाल में दम नहीं है जो हम लोग के ऊपर आग उठा के देख ले। ये जो भाई खड़ा है, अब सिर्फ इसी के घर वाले होंगे, ज्यादा से ज्यादा इसके समाज के 4 लोग खड़े होंगे। क्यों नहीं पासवान चले जाते, क्यों नहीं OBC उनके साथ खड़े हो जाते, क्यों नहीं खटीक खड़े हो जाते, क्यों नहीं जाटव खड़े हो जाते, फिर उनकी हिम्मत होगी कुछ करने की। ऐसी अपने लोगों के लिए हम ही लोग को हाथ उठाना पड़ेगा और सब लोग को यह जानना पड़ेगा कि हम लोग सिर्फ SC ST OBC हैं, माइनॉरिटी हैं और कुछ भी नहीं है इसके अलावा। इस पैनल में ऐसा नहीं है कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, जनरल समाज से भी लोग हैं। रावत जी हैं। रावत जी, कौन सी मनोदशा होती है कि जाति अगर कोई SC ST OBC है तो उसको चोर ठहरा दो, धर्म के नाम पर मार दो? कब तक चलेगा? और क्या जो जातिवादी लोग हैं, इनको डर नहीं लगता कानून से, नियम से, या उनको लगता है कि हमें कोई बचा लेगा हमारे सिस्टम में जो लोग बैठे हैं? ये जो आप सवाल कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज महर्षि वाल्मीकि जयंती के दिन एक अरुण वाल्मीकि की हत्या कर देना, इसको हमको समझना पड़ेगा। रामायण काल से जब महर्षि रामायण की रचना करते हैं तो उन्हें डकैत बताया जाता है। आपको समझना चाहिए, जब महाभारत काल जो हमारा दूसरा ग्रंथ है, उसमें धनुर्धारी एकलव्य अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धारी था, उनका अंगूठा कटवाया जाता है। फिर राजा रजवाड़ों के समय में दलितों की, महिलाओं के स्तन ढकने पे टैक्स लगा जाता है। और अब मैं कहना चाहता हूं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाने वाले योगी राज में डकैती के नाम पर, चोरी के नाम पर अरुण वाल्मीकि की हत्या करवाई जाती है। मैं बहुत ज़्यादा जानता हूं क्योंकि मैं कई मरतबा जेलों में रहा हूं, मेरा बहुत अनुभव है थाना, चौकी और माल खाने का। हम लोगों ने, मुझे याद है जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री होते थे, हमारे साथी टिहरी जेल में बंद थे। पहली बार एक नारा हमने लगाया कि जेल के ताले टूट कर हमारे साथी छूट गए। टिहरी के पुलिस मुख्यालय के माल खाने में हमारा कब्जा था।
तो मैं ये जानता हूं कि माल खाने के तौर तरीके क्या होते हैं, तब हमारे साथियों को छुड़ा कर लाया गया था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि माल खाने में सफाई कर्मी, वहां कोई ये थोड़ी है कि वो रद्दी की तरह पैसे पड़े होंगे, वो किसी चीज में बंद होंगे और वहां एक इंचार्ज होता है, ताली और चाबी लगती है। सफाई कर्मचारी 25 लाख रुपए थाने से चोरी करके ले जाए, ये संभव नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पर मैं मानने को तैयार नहीं हूं। वो ये कि इस चोरी की बंदर बांट में जब ये फंसने लग गए, पहले जैसे आपने देखा होगा माल खाने में चूहे शराब पी गए लाखों लाख की, स्मैक और चरस गांजा अफीम गायब हो जाता है कि चूहे निपटा गए, वो बिक जाता है बाजार में। उसी तरीके से योजना रही होगी कि ये 25 लाख रुपए को चूहे खा गए, हजम करा देते हैं, लेकिन वो हजम नहीं करा पाए। उससे पहले कोई तत्परता से मामला आगे बढ़ा, तो लिहाजा कि किसको फंसाया जाए। तो फिर मैंने वही कहा, जो वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को डकैत बताने वाले और एकलव्य का अंगूठा कटवाने वाली व्यवस्था ने आज की तारीख में महर्षि वाल्मीकि के जयंती पर और उनकी हत्या कराई। ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला मानते हैं या जातिवाद की वजह से सब होता है? मैं आपको बता रहा हूं, ये मानसिकता का मामला है। ये फिर मैं कहना चाहता हूं, ये सत्ता में बैठे हुए व्यक्ति की मानसिकता का मामला है। आपको ये मैं उदाहरण दे रहा हूं दूसरा। आप देखिए कि जो भाजपा का बहुत बड़ा समर्थक था, मारा गया ना, वो उसको क्या कहते हैं, योगी आदित्यनाथ के ही समर्थक और उसके बहुत चहेते इंस्पेक्टर ने हत्या कर दी गुप्ता की, होटल में जाकर के बेरहमी से मारा। ये मानसिकता का मामला है कि जिस प्रकार की व्यवस्था सरकार चला रही है, उसमें वो सरकार के चहेतों को भी, अपने चहेतों को मरवा सकते हैं और दूसरों को भी। मैं फिर कहना चाहता हूं कि यह सबसे बड़ा षड्यंत्र योगी सरकार का षड्यंत्र है। अपने पुलिस वालों को बचाने के लिए अरुण वाल्मीकि की हत्या करा दी गई। इसकी ईमानदारी से बात तो यह होनी चाहिए, मैं तो कहता हूं इलाहाबाद हाई कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इसकी एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। सबसे पहला काम है कि जो माल खाने के इंचार्ज थे, उन सब पुलिस कर्मियों को हिरासत में लेकर रिमांड लिया जाना चाहिए। यह बात मैं इसलिए भी कहना चाहता हूं आपके माध्यम से। आपको मालूम है कि लखीमपुर खीरी के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। जस्टिस रमन्ना ने कहा, उन्होंने कहा कि ये कैसे संभव हो सकता है, आपने 3 दिन के ही रिमांड पे छोड़ दिया। और मैं भी कहता हूं आपके माध्यम से, होना यह चाहता कि मोनू भाई उर्फ आशीष मिश्रा को रिमांड पर लिया जाता कि उसने किसानों का नरसंहार करने की योजना अपने बाप अजय मिश्रा के साथ मिलकर किस समय बनाई थी, और फिर अजय मिश्रा का रिमांड लिया जाता कि अजय मिश्रा को गृह राज्य मंत्री की कुर्सी पर किसानों का नरसंहार कराने के लिए योगी ने बिठवाया था, कि अमित शाह ने बिठाया था, कि नरेंद्र मोदी। किसान आंदोलन में तो दलित को मार दिया मैं कह रहा हूं कि वो सब होता। और जो किसान आंदोलन में दलित का भी आप जिक्र कर रहे हैं, मैं बहुत बेबाकी से कहना चाहता हूं कि जुलाई में बाबा अमन सिंह, जो निहंगों का नेता, जो हत्यारे के पक्ष में बोल रहा था, उसका नरेंद्र तोमर के साथ में, भाजपा के कई नेताओं के साथ में, यही नहीं पुलिस के आला अधिकारी जिसमें हत्या का मुकदमा है, वो भी वहां पर था, पिंटू करके। ये सब लोगों के साथ का फोटो वायरल हुआ है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, किसान आंदोलन में लखविंदर की हत्या से हमारे आंदोलन को नुकसान हुआ, कोई किसान आंदोलन को फायदा नहीं हुआ, विपक्ष के लोगों को फायदा नहीं हुआ। भाजपा की सोची समझी रणनीति के तहत था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, कभी सड़क के नाम पर कह दो, कभी हत्या के नाम पर कह दो। मैं आपके माध्यम से दावे से कहता हूं, अगर आज ईमानदारी में लखविंदर की हत्या का मामले की जांच करनी है, तो बिल्कुल रिमांड पर ले नरेंद्र तोमर को। नरेंद्र तोमर ने उस हत्यारे का समर्थन करने वाले निहंग बाबा का सरोफा भेंट करके जुलाई में स्वागत किया, और फिर उस निहंग बाबा को रिमांड पर लिया जाए, पूछा जाए कि सरकार के साथ तुम्हारा क्या खेल और क्या खेल मेल हुआ, जिसके कारण आप मुझे बताइए, अगर बेअदबी हुई है गुरु ग्रंथ साहिब की, तो आपने हाथ काटा, एक सजा, आपने हत्या कर दी, दूसरी सजा, आपने कटा हुआ हाथ टांग दिया, तीसरी सजा, आपने लाश को टांग दिया, चौथी सजा। मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं बेअदबी भी नहीं होनी चाहिए, उसके खिलाफ हूं, लेकिन आप हत्या करेंगे, फिर वही बात आती है। आज हमारा जो राजा रजवाड़ों का युग नहीं है, आज हमारा देश संविधान से चलता है। अगर मैं मानता हूं कि अरुण भी पुलिस कर्मियों के साथ चोरी में, अरुण वाल्मीकि चोरी में साझेदार था, इसका यह मतलब नहीं है कि पुलिस सबूत खत्म करने के लिए उसकी हत्या कर दे। मैं यह कहता हूं कि अगर लखविंदर ने माना 1% कि अगर बेअदबी की, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसका हाथ काट दे, उसकी हत्या करके उसके लाश और हाथों को टांगा जाए। बिल्कुल मैं इसके खिलाफ हूं। मैं फिर कहना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ में इसकी जांच के लिए होना चाहिए कि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को रिमांड पर लिया जाना चाहिए, पूछा जाना चाहिए उसने निहंग के साथ में क्या तय करके जानबूझकर योजनाबद्ध तरीके से लखविंदर जैसे व्यक्ति की हत्या करवाई है। क्या लग रहा है सर, हम लोग वोकल नहीं हो पा रहे, हमारे पास टीवी अखबार नहीं है, मीडिया नहीं, इसलिए हम सबको लगता है कि इनको मार देंगे, कोई खड़ा नहीं होगा, कोई बात नहीं करेगा? देखिए, मैं तो कहूँगा कि
ये किसी का भ्रम हो सकता है। अगर मैं रशियन रिवॉल्यूशन का जिक्र करूं, रूस की क्रांति का जिक्र करूं, जब भूखे नंगे लोगों ने रूस के जार के महल को घेरा तो अधिकारियों से जार ने राजा ने पूछा कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने कहा ये भूखे नंगे लोग हैं, क्या चाहते हैं कि रोटी मांग रहे हैं कि इनको ब्रेड बांट दो, कि साहब इतनी ब्रेड नहीं है। और रूस का जो आंदोलन हुआ, रूस की जो क्रांति हुई पूरे विश्व के सामने। मेरा कहना यह है कि शांति प्रिय समाज है, इनके पास ना तो बिजनेस है, ना खेती की ज़मीन है, ना इनके पास और कुछ धंधे हैं। सिर्फ सरकार की नौकरी में ये लोग आए थे, क्योंकि मैं उसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा हूँ उस आंदोलन का। काफ़ी लंबे समय से 40 लाख लोग सरकार की नौकरी में आए थे। इनकी गरीबी इस तरीके से दूर हुई थी। कोई स्वीपर बन गया, यानी सफाई कर्मी बन गया, कोई IAS बन गया, कोई चपरासी बन गया। इनको आर्थिक आज़ादी तो थोड़ी मिली, लेकिन सामाजिक आज़ादी आज तक नहीं मिली। और मेरा ये कहना है कि ये लोग 40 लाख लोग आए थे, बाकी सब लोग तो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इन्हीं गटर में हजारों लोग, हमारे समाज के, वाल्मीकि समाज के लोग हर साल मरते हैं जब सफाई करते हैं, फिर भी बेचारे उस काम को पेट के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं। उसके बाद भी शांति प्रिय हैं। हमारे साथ जो मैंने कहा कि बेटी 14 साल की 12 साल की हुई, और जैसे ही वो बड़ी होती है उसको पकड़ के ले जाते हैं, रेप करते हैं, उसी गली से उसकी चुन्नी से उसका गला घोट देते हैं, टांग देते हैं। पुलिस अफसर आते हैं, उसका आत्महत्या का मुकदमा करके केस बंद कर देते हैं। मेरा कहना यह है कि शांति प्रिय समाज है जी, ये देश के विकास के लिए समर्पित है जी। ये खेतों में काम करके इस देश में गन्ना बोता है, धान बोता है, कपास बोता है, गेहूं बोता है, तब जाकर तो ये देश कृषि प्रधान बनता है जी। ये शहरों में आकर के आपके घरों में झाड़ू लगाता है, आपकी गाड़ी साफ करता है, आपका गाड़ी चलाता है, आपके लैट्रिन साफ करता है, तब जाकर इस देश का चहुमुखी विकास होता है। उसके बावजूद भी इनको सिर्फ ये जो सम्मान की बात है, सम्मान तो मिलता ही नहीं, लेकिन इनको प्रॉपर इनका वेज भी नहीं मिलता, यानी इनको जो इनकी मेहताना है वो भी नहीं मिलता। क्योंकि कनाडा में अगर कोई आदमी जाता है, इंडिया में ट्रक चलाता है तो उसका घर नहीं बनता, उसके बच्चे नहीं पढ़ पाते। वही आदमी कनाडा में ट्रक चलाता है तो उसका 10 करोड़ का घर हो जाता है, 4-4 करोड़ की गाड़ियां खड़ी होती है, उसके बच्चे बढ़िया यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं। वही आदमी है जो इंडिया में। तो यहाँ तो प्रॉपर वेज भी नहीं मिलता। उसके बावजूद भी समाज इतना शांति प्रिय है कि राष्ट्र के विकास के लिए 24 घंटे समर्पित भाव से काम कर रहा है। उसके बावजूद भी इनको छेड़ना, उसके बावजूद भी छेड़ना, और उसके बावजूद भी इनको छेड़ना, प्रवोक करना। जो लोग ये काम कर रहे हैं, देखिए उनको मैं कहना चाहता हूं कि आप भारत के अगर जिम्मेदार नागरिक हैं और भारत से प्यार करते हैं और भारत के विकास की बात करते हैं, तो ये बात समझ लीजिएगा कि इस समाज को उकसाइएगा मत जी, इस समाज को प्रवोक मत करिए, इस समाज को प्यार करिए, इस समाज को सहयोग करिए, इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए काम करिए। अगर ऐसा करेंगे तो भारत राष्ट्र में विकास होगा, भारत दुनिया का एक सबल राष्ट्र बनेगा, साथ भाईचारा बढ़ेगा। और अगर यही चीजें जारी रहीं, अगर ये समाज भी सड़कों पर उतरा 2 अप्रैल 2018 की तरह, अगर ये समाज भी सड़कों पे उतरा, तो मुझे लगता है बहुत भारी पड़ेगा। और मेरा ये कहना है कि आप भारत के नागरिकों, भारत के संविधान को मानिए, भारत में संविधान में प्रदत्त प्रावधानों को मानिए, सबको प्यार करिए, कानून का उल्लंघन मत करिए। और जो भी जायज़ती आप लोगों के मन में मानसिक सोच और जातिगत सोच की वजह से पैदा हो गई है, कृपया करके उसमें बदलाव लाइए, भाईचारा पैदा करिए, भारत के विकास की बात करिए, तभी ये भारत सबल राष्ट्र बनेगा। और जो वातावरण ये बनता जा रहा है, अगर ये वातावरण जारी रहा और दूसरा पक्ष भी अगर सड़क पर आ गया, अगर उसने भी अपने हकों के लिए, देखिए एक दिन तो कहीं ना कहीं तो लाइन खींचेगी। तो मेरा अनुरोध यह है कि ये शांति प्रिय समाज है जी, इसे प्रवोक मत करिए, इसको मजबूर मत करिए, और भारत के संविधान को मानते हुए एक प्यार भरा माहौल यहाँ बनाइए। एक दूसरे के हकों की बात करिए, हकूकों की बात करिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, और भारतीय कानून को मानकर एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में कार्य करिए। तो ये जी मैं ये कहना चाहता हूँ, एक बात है कि हमारे देश में अगर चोर डकैत को इस तरीके से आप मार दें, जैसे अरुण वाल्मीकि को मारा, तो हमारे देश में नीरव मोदी देश को डकैती डाल करके ले गया, विजय माल्या देश को लेके गया, एक मोदी जी का चौकसी भाई है वो लूट करके ले गया। तो यह आगरा की पुलिस को लगा दो उनके पीछे, करो उनकी हत्या। मैं एक बात, जो आपका सवाल था कि कैसे इस देश को बचाया जा सकता है, मैं SC ST OBC किसान आदिवासी मछुआरे महिला गरीब सबको एक बात कहना चाहता हूँ, धर्म के नाम पर अगर आप व्यवस्था को चलाएंगे तो अरुण वाल्मीकि की तरह मारा जाएगा, लखविंद्र की तरह हत्या होगी। मैं कहता हूं कि लखीमपुर खीरी की तरह नरसंहार होगा, हाथरस की बेटी की तरह लाश, जिसकी जुबान काटी जाएगी, कमर तोड़ी जाएगी, बलात्कार गैंगरेप के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाया जाएगा। देश को संविधान से अगर चलाया जाएगा तो देश में हर किसी के साथ न्याय होगा, अन्याय को रोका जा सकता है। कौन लोग संविधान के साथ नहीं चलना चाहते? तो मैं वही बात कर रहा हूं। तो मैं सबसे बड़ी अपील देश के तबके से करना चाहता हूं कि संविधान को बचा लो। संविधान इस समय खतरे
खतरे में है। संविधान की संसद की चौखट और पर्ची जलाने वाले हमारे देश में आपने देखा होगा कि पहली बार विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ आरएसएस का, किसी निजी संगठन का, और उसमें सबको हिंदू बताने वाले, कौन सा हिंदू बताते हमें जानकारी नहीं है। आपको हमारे देश का संविधान भी खतरे में, भाईचारा खतरे में, हमारे देश का किसान खतरे में, बेटियां खतरे में, हमारे देश का दलित, आदिवासी, मछुआरा, भूमिहीन, गरीब और युवा सब खतरे में है। इसको बचाने का एक ही तरीका, हमारे देश के लोग एकजुट होकर के संविधान बचाने के लिए संविधान द्रोहियों को सत्ता से बेदखल करें। प्रियंका, आप क्या कहेंगे? अब क्या करने की ज़रूरत है? अब तो सर से पानी ऊपर जा रहा है। सर देखिए, यही इसमें करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा जो देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा है कि आप देखेंगे 12 से लेकर के 32 तक हम लोग के मूल अधिकार दिए हुए हैं। उन अधिकार में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब है, हर किसी का अधिकार समान है। तो ये हम लोग का समानता का जो अधिकार है, इस चीज़ को लेकर के जो आगे बढ़ेगा वही आगे चल पाएगा। और सबसे बड़ी बात फिर मैं यही कहूँगी कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक अगर जो ये गरीब वंचित जो लोग हैं, हम लोग हैं जो गरीब वंचित लोग हैं, इसमें अगर वो अभी तक में चुपचाप हम लोग बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग चुपचाप ही बैठे रहेंगे। देखिए सर, मेरा भी मान लीजिए किसी नौकरी में सिलेक्शन हो गया होता, मैं कुछ कर रही होती तो मैं भी चुपचाप बैठी होती। मैं भी बेरोजगार हूं, मैं भी बेरोजगारी की कैटेगरी में खड़ी हूं। तो अब बताइए मैं क्या करूंगी? तो इसका मतलब यही है कि व्यवस्था ठीक नहीं है। मान लीजिए कि मैं किसी उसमें कम हो सकती हूं, लेकिन आज का आईएएस ऑफिसर या आप देखिए इसका जो यूपीएससी का रिजल्ट निकला है, उसमें किस हिसाब से किया गया है, ज़्यादा मार्क्स दे करके जो सर्वर्ड कैटेगरी के लोग ज़्यादा मार्क्स देकर उनको ऊपर कर दिया गया है, बल्कि हम लोग को सिर्फ इंटरव्यू में करके पीछे कर दिया गया है। आप बताइए उनकी क्या गलती है? तो यही मुझे कहना है कि अगर आप हर जगह भेदभाव इस तरह अगर आप लोग करेंगे तो ये कैसे होगा? हम लोग कब तक चुप बैठे? आप क्या चाहते हैं? हम लोग सड़कों पे उतर जाए? कोई बात नहीं, हम लोग पानी पीने के लिए सड़कों पे अपना सत्याग्रह किए हुए हैं। हम लोग इस चीज़ के लिए नहीं उतरेंगे, बिल्कुल उतरेंगे। और इतना हम लोग को अब दबाया नहीं जा सकता। हर कोई कान खोल के ये सुन ले, अगर ये जो हमारे भाई की हत्या की गई है, उनको चोरी के लिए उनको किया गया है, तो ये बिल्कुल झूठा है। क्योंकि एक सफाई कर्मचारी इतनी चोरी करने की सोच भी नहीं सकता। अगर वो सोच सकता तो सफाई कर्मचारी वो नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, एक दौर था जब हमारे पास टीवी अखबार नहीं था, हमारी रोज़ हत्याएं होती थी, हम चुप थे। लेकिन अब सोशल मीडिया का दौर है, लोग बात भी कर रहे हैं। आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं एक पत्रकार के तौर पे कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़, देश के बहुजन गरीब बहुसंख्यक लोगों पर अगर अत्याचार हो रहा है तो उसके लिए इस देश का टीवी और अखबार जिम्मेदार है, क्योंकि वो इस तरह की घटनाओं को नहीं दिखाता है। और वो तमाम लोग जो इस तरह के आरोपी हैं वो छूट जाते हैं, क्योंकि लोग उसके खिलाफ खड़े नहीं होते हैं। इस देश में चाहे जुडिशरी हो, मीडिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, तमाम लोगों से अपील है कि इस तरह के अन्याय को रोकिए, संविधान के हिसाब से देश को चलाइए। नहीं तो इस देश के नागरिकों को, एक बहुसंख्यक आबादी को जिस तरह से जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, गरीब के नाम पर तबाह किया जा रहा है, वो दिन दूर नहीं जब लोग सड़कों पर खड़े होंगे। बाबा साहब ने कहा था, भारत एक बनता हुआ मुल्क है, जातिवादी मनुवादियों को पहचानिए, जो लोग अत्याचारी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। जब तक ऐसा नहीं होता है, इस तरह की घटनाएं नहीं रुकेंगी। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ कि SC ST OBC माइनॉरिटी बहुजन के नाते कि इस तरह की जो घटनाएं बढ़ रही है, उसके लिए सबसे ज़्यादा कोई जिम्मेदार है तो इस देश की मीडिया, जो खबरों से हटकर लोगों के बीच नफरत फैला रही है और राजनीतिक पार्टी के एजेंडे पर काम कर रही है। एक और भी मैं मानता हूं हमारा समाज का भी दोष है। जिस समय हमारे देश के आज़ादी के 75 वर्ष हो रहे हों और हमारे देश में संविधान पर खतरा हो रहा हो और देश की प्रजा त्राही मांग कर रही हो, उस समय राजाओं के, मैं कहता हूँ कब्र में से राजा निकाल करके उनके पुतले खड़ी करवा करके और राजाओं की जाति पर युद्ध कराया जा रहा हो, ताकि मुख्य विषय से ध्यान भटका रहे। जिस समय प्रजा त्राही मांग कर रही हो, राजाओं के पुतले सजाए जा रहे हो, तो प्रजा को तय करना है कि राजाओं के पुतले सजाने वाले संविधान को हटा करके, कमजोर करके, मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने वालों को सबक सिखाने की भी जरूरत है। तो जो आगरा की घटना है वो बहुत ही दुखद है। किस तरह से एक गरीब लाचार को मार दिया जाता है थाने में। अगर आप भी अब चुप हैं, अब सोशल मीडिया का दौर है, सड़कों पर नहीं उतर सकते हैं तो लिखिए, लिख नहीं सकते हैं तो कम से कम बोलिए। आपको बोलना पड़ेगा, नहीं तो अगली बारी आपकी है। मैं फिर कह रहा हूँ, मेरी पूरी लड़ाई
सम्मान से मौत की है, जलालत की ज़िंदगी आपको मुबारक हो। इस देश के तमाम शोषित, वंचित, गरीब, लाचार लोगों को बोलना पड़ेगा ताकि उनका अधिकार सुरक्षित रहे, और उनका अधिकार तभी सुरक्षित रहेगा जब संविधान सुरक्षित हो। जिस तरह से आगरा में पुलिस कस्टडी में मौत हुई है, ये इंतहा है। हमें बात करनी पड़ेगी, आवाज़ उठानी पड़ेगी। नेशनल दस्तक की लगातार कोशिश है कि जो भी शोषित, वंचित है, जिसके साथ भी अन्याय हो रहा है, उसके साथ खड़ा हुआ जाए, चाहे उसकी कीमत कुछ भी चुकाना पड़े। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। एक पत्रकार के तौर पर कह रहा हूँ कि अगर बहुजनों के पास टीवी, अखबार होता तो आज कोई उनकी तरफ आँख उठा के नहीं देखता। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? वो तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़े, के.पी. चौधरी साहब, रावत जी, प्रियंका पासवान, सबको नेशनल दस्तक की तरफ से शुक्रिया। मैं फिर कह रहा हूँ, तमाम शोषित, वंचित मुद्दों पर मैं आपको लगातार अपडेट करता रहूँगा। आप लोग नेशनल दस्तक देखते रहिए। अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिए कि क्या मेरे सवालों से सहमत हैं, मेरे पैनल के गेस्ट के जवाबों से सहमत है, असहमत है, क्योंकि आपके प्रतिक्रिया का भी हमें इंतज़ार है। शुक्रिया। इनको दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।